नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इन दिनों 24 घंटे 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है। बीजेपी ने इसके लिए नया वॉर रूम रेडी किया है। एक नहीं बल्कि दो वॉर रूम बनाए गए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग याद है आपको, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहां मीटिंग के दौर की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी की मीटिंग में 4 बड़े फैसले हो गए हैं। सब कुछ तय है, बस पीएम की मुहर लगनी बाकी है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, कुछ नए इंचार्ज बनाए जाएंगे और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे और सबसे बड़ी खबर, कुछ मंत्री हटाए भी जाएंगे। ये सब इसलिए ताकि 2024 से पहले टीम सेट हो जाए। बीजेपी अचानक इतनी तैयारी क्यों कर रही है? ऐसा अचानक क्या हुआ कि चुनाव से 250 दिन पहले टीम में बदलाव हो सकता है? विरोधियों ने बीजेपी की कौन सी कमजोर कड़ी ढूंढ ली है, जिसकी काट के लिए बीजेपी दिन रात मेहनत कर रही है? इस रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम खुल गया। पहली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। क्या शाह और नड्डा ने फॉर्मूला फाइनल कर दिया? बैक टू बैक 2 दिन की मैराथन मीटिंग। क्या नरेंद्र मोदी की इलेक्शन टीम रेडी हो गई? क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला शिंदे को बता दिया गया? शरद पवार की मराठा पॉलिटिक्स में शिवाजी छाए। भतीजे अजित पवार ने अलायंस पर नया क्या सोचा? मोदी रीजनल पार्टियों को मनाएंगे, एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को क्या समझा कर भेजा? अशोक गहलोत ने मोदी मॉडल उड़ा लिया। सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लाभार्थी वोट खींचकर क्या जादूगर ने चुनाव फंसा दिया? 2 मिनट 12 सेकंड में पैसे ट्रांसफर। क्या अशोक गहलोत करा पाएंगे वोट ट्रांसफर? डेडलाइन करीब आ गई। क्या 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? आरएसएस ने सर्वे कराया तो क्या कांग्रेस को भी बताया? मध्य प्रदेश का फाइनल नंबर क्या आया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना सर्वे दिखाया। बीजेपी को क्यों चिढ़ाया? बीजेपी 23 नहीं 24 की ओर देख रही है। मोदी की पार्टी ने यह वॉर रूम बनाया ही है 2024 के लिए। कल देर रात यहां बीजेपी के 3 बड़े नेता इकट्ठा हुए। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2 घंटे तक बैठक की। आज ये तीनों नेता फिर इकट्ठा हुए। दूसरे दिन 11 अशोक रोड ऑफिस में बीजेपी की स्ट्रेटजी टीम के साथ मीटिंग हुई। बीजेपी नेताओं की बैठक में कुछ बातें तय हो गई हैं। 2024 जीतना है तो 2023 में पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बीजेपी स्पेशलाइज्ड टीम बनाकर मैदान में उतरेगी। जल्द ही चुनाव प्रभारियों का ऐलान होगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देगी। कुछ बड़े राज्यों में बीजेपी के प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। 19 का चुनाव अगर नॉर्थ सेंट्रिक था तो 24 में मोदी साउथ सेंट्रिक चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जहां से वापसी की उम्मीद लगा रही है, मोदी वहीं जाकर राहुल गांधी को चैलेंज करेंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की एमएनएस, पंजाब में सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल, आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और कर्नाटक में देवगौड़ा की जेडीएस, ऐसे कई क्षेत्रीय दल मोदी के रेडार पर हैं। आने वाले दिनों में एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से मिले तो उनको यही समझाकर भेजा
कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ नहीं है। एनडीए 25 साल पुराना गठबंधन है, जबकि यूपीए को अभी केवल 19 साल हुए हैं। बीजेपी 24 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन अपोजिशन की पटना वाली मीटिंग टल गई है। विपक्षी एकता वाली खिचड़ी तैयार होने से पहले ही चूल्हे पर जल गई। राहुल गांधी जिस यूनाइटेड अपोजिशन के लीडर बनना चाहते हैं, चर्चा है कि उसे यूनाइटेड करने में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी ही बन गए हैं। 2024 में राहुल गांधी कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीट अगर कांग्रेस के लिए निकाल दें तो केवल 193 सीट बचती है। कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष की 20 पार्टियां इन्हीं 193 सीटों पर एडजस्ट हो जाएं। राहुल गांधी एंटी मोदी मोर्चा में अपर हैंड चाहते हैं। कांग्रेस कहती है कि वो नेशनल पार्टी है, इसलिए राहुल ही एंटी मोदी कैंप को लीड करे। अपोजिशन कैंप में लीडरशिप का इश्यू पहले दिन से था, लेकिन सीटों के बंटवारे का पेच फंसा तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता वाली ट्रेन डिरेल हो गई। नीतीश कुमार ने अगली मीटिंग बुलाने से पहले शर्त ठोक दी है, अगर आना है तो पार्टी के अध्यक्ष ही पटना आए, वरना मत आए। अपोजिशन कैंप में नेता कौन के सवाल पर पेंच फंस गया दिखता है। 22 जून या 25 जून की मीटिंग भी अभी कंफर्म नहीं है। 2019 में जिस तरह विरोधी बढ़ गए और मोदी जीत गए, वही कहानी दोहराई जा रही है। कांग्रेस का अप्रोच कर्नाटक चुनाव के बाद बदला है। 2023 में कांग्रेस को जिन 3 राज्यों में चुनाव लड़ना है, वहां उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है। एमपी में कांग्रेस को अकेले लड़ना है, राजस्थान में भी उसे अलायंस नहीं करना, और छत्तीसगढ़ में कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। यानी कांग्रेस के पास बार्गेन करने के लिए टाइम है। चलिए वन बाय वन एक एक राज्य को समझते हैं। सबसे पहले उस राज्य का हिसाब किताब जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस के टारगेट पर सबसे पहले मध्य प्रदेश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी से लड़ते लड़ते उसी की राह पर चल पड़े हैं। कमलनाथ पूरे प्रदेश को अपनी हनुमान भक्ति दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश को बचाने की बात शिवराज सिंह जी पिछले 4-5 महीनों से घोषणा मशीन है। अब तो घोषणा मशीन को अप्रैल चल रही है। 22,000 घोषणाएं करी है और 15 साल में 1500 घोटाले किए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एमपी का सर्वे बताया था और उसमें कांग्रेस को 150 सीटें दी थी। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। कांग्रेस का अपना सर्वे कल की बात हो गई। अब एमपी में कांग्रेस अपना नहीं आरएसएस का सर्वे दिखा रही है और खुद को जीतता हुआ बता रही है। कांग्रेस ने एमपी में जनवरी से अब तक 6 सर्वे होने का दावा किया है। कांग्रेस के मुताबिक आरएसएस के जनवरी के सर्वे में बीजेपी को 103 सीट मिलती दिख रही थी, जो फरवरी में घटकर 95 सीट हो गई। आरएसएस के मार्च के सर्वे में बीजेपी 15 सीट और नीचे पहुंच गई और 80 सीटों पर टिक गई। अप्रैल के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 70 सीट मिलने का दावा किया गया। मई के सर्वे में बीजेपी को 65 और जून के सर्वे में 55 सीटें मिलने का दावा किया गया। आरएसएस के सर्वे के बारे में ये सारी बातें कांग्रेस ने बताई। बीजेपी के लिए यह हजम होने वाली बात नहीं कि आरएसएस चुनावी सर्वे भी करे और उसके बारे में कांग्रेस को बता भी दे। कांग्रेस की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो आरएसएस पर कोई टिप्पणी करे। आरएसएस
राष्ट्रवादी वो संगठन है जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हजारों लाखों स्वयंसेवक दिन और रात लगकर सेवा कार्य में लगे हैं। कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी को 150 का मतलब भी नहीं मालूम होगा। मैं चुनौती देता हूं कि 1 से लेकर 150 तक की वो गिनती गिन ले। और उस व्यक्ति की आप क्यों बात कर रहे हो जो यहाँ पर तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, और 7 समुंदर पार जाते हैं तो मुस्लिम लीग सेकुलर है इस बात को लेकर बातें करते हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन पर इन दिनों फ्री बहुत दिख रहा है। कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री और छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी की योजना ही नहीं उठाई, मोदी का लाभार्थी शब्द भी उठा लिया। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना को गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम देकर लॉन्च कर दिया। सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्कीम भारत सरकार की ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है। उन्होंने शुरू करी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करी। पर 400 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ते 1140 का हो गया। तो आप बताइए इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते हैं? स्कीम उनकी है। यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर। हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। ये उदाहरण है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो जब सरकार में आते हैं तो हमारी रिफंड भी बंद कर दें। गहलोत का फार्मूला मोदी फार्मूले की ट्रू कॉपी है। गहलोत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, फायदा उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। राजस्थान में 76 लाख उज्ज्वला लाभार्थी हैं, सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में जाएगा। हिंदी में एक कहावत होती, थोथा चना बाजे घना। क्योंकि आपने पिछले 4.5 साल तक जितने काम किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए, लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर नहीं पाई, इसलिए यह घोषणाओं का झुंझुना बाजा करके अब लोगों को एक बार फिर सम्मोहित करने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदी में एक और कहावत होती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी 2018 में इस तरह की घोषणाओं पर विश्वास करके अपना मुंह जला चुके हैं। अब की बार वो दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। राजस्थान में अशोक गहलोत को सत्ता में वापसी करनी है तो उनको बीजेपी से लड़ना होगा, लेकिन अभी तो गहलोत को सचिन पायलट ही सबसे बड़े चैलेंजर दिख रहे हैं। सचिन पायलट 11 जून को बड़ा सियासी कार्यक्रम करने वाले हैं। पायलट का रथ भी तैयार है। मारवाड़ से पायलट की रथ यात्रा निकलने वाली है। राजस्थान में 2 नई सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक है प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी है राज जनसंघर्ष पार्टी। चर्चा है कि 11 जून को पायलट इनमें से किसी एक पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान कर देंगे। मैं आपसे सुन रहा हूं तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। कैबिनेट में तो उनका नहीं जाएगा कि दिल्ली हमारा जो हाई कमांड है उनके पास पहले ही केस है, और उस दिन हमने 90% जो बातें थी वो ख़त्म हो गई थी। 10% का भी कोई ऐसा मसला नहीं। और ये मेरा ख्याल कि आपकी और मीडिया में ज़्यादा बात है, ऐसी कोई बात नहीं। सर सुलह हो चुकी है या? बिल्कुल सुलह उस दिन पूरी हो गई थी, और तभी तो वो बाहर इकट्ठे दोनों आए थे और वेणुगोपाल जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।